हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 9। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे देना चाहता हूं, जैसे कि दिन में ये कितने वीडियो आते हैं इस तरह के। तो जो CBT 2 है, इससे रिलेटेड आपके इस चैनल पर 2 वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं, एक मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में। ठीक है, बात करें इस सेशन का PDF आपको कहाँ प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह पे। ठीक है, और कुछ लोगों को शिकायत थी फॉन्ट को लेकर। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शंस और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सभी आपको एक ही स्लाइड में प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ताकि आपको समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो ऐसा सिर्फ उन क्वेश्चंस का फॉन्ट छोटा रहता है जो कि लेंदी होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का फॉन्ट एक जैसा नहीं होता है। जो छोटे क्वेश्चन है उनका फॉन्ट आप देखेंगे कि जरूर ही बड़ा कुछ मिलेगा। और अगर फिर भी आपको फ़ॉन्ट को लेकर कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर साझा करें। ठीक है, और अगर आपको कोई अन्य दिक्कत है, तो भी आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन कमियों को दूर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, Which article of the Indian Constitution deals with the President's right to address houses and send message? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 88, दूसरा है अनुच्छेद 84, तीसरा है अनुच्छेद 90 और चौथा है अनुच्छेद 86। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 86। ठीक है, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और सदनों को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन यानी स्पेशल एड्रेस से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत में GST यानी माल एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर GST इन इंडिया? पहला है ऑप्शन आपका सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, दूसरा है आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, तीसरा है इनकम टैक्स यानी आयकर और चौथा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जो GST के अंडर नहीं आता है वो होता है आयकर। ठीक है, GST द्वारा वस्तु एवं सेवा कर सर्विस टैक्स कहलाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी यानी एडिशनल कस्टम ड्यूटी आदि कई कर एकीकृत किए गए हैं, लेकिन आयकर यानी कि जो इनकम टैक्स है यह एक प्रत्यक्ष कर है और वह GST के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जो आयकर यानी इनकम टैक्स होता है ये क्या होता है, किसी भी इनकम पे आपका जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शंस? पहला है बिना किसी विकलांग व्यक्ति के यानी कि विदाउट एनी डिसेबल पर्सन, दूसरा ऑप्शन है मध्य और बड़े किसान यानी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तीसरा है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और चौथा है कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण सीमा 1 लाख से अधिक है यानी आर्टिसंस, रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल लोन लिमिट इज मोर देन 1 लाख। तो ये है आपका स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन की श्रेणी में सामान्यतः वे लोग आते हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों। बैंकिंग नियामक व नीतियों के अनुसार स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कमजोर वर्गों में माने जाते हैं और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम डैश राज्य की आधिकारिक भाषा है? मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? पहला है आपका केरल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो मलयालम है ये केरल की क्या है, आधिकारिक भाषा है। मलयालम भाषा को केरल राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ डैश राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है? गोटीपुआ इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है मणिपुर। तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। ठीक है, गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा की प्राचीन लोक नृत्य परंपरा है जिसमें
बालक यानी जो लड़के पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं और भगवान जगन्नाथ की कथाएं प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए अयस्कों में से किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? एमंग द गिवन ओर्स विच हैज द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। पहला है ऑप्शन आपका लिमोनाइट, दूसरा है सिडेराइट, तीसरा है हेमेटाइट और चौथा है पाइराइट। तो ये पाया जाता है सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट हेमेटाइट में, ठीक है। हेमेटाइट का जो कंपाउंड नेम है वो क्या है? Fe2O3। इसमें लोहे का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजन बाई छत्तीसगढ़ से एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप पंडवानी की एक प्रतिपादक हैं जिसमें वह संगत के साथ डैश से कहानियों का अभिनय करती हैं। तेजन बाई फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम पंडवानी इन विच सी एक्ट आउट स्टोरीज फ्रॉम डैश विथ म्यूजिकल एकम्पनीमेंट। ठीक है, पहला है आपका अभिजनन शकुंतलम, दूसरा है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है कथा सरित सागर। तो ये है आपका संबंधित महाभारत से। ठीक है, पंडवानी नाटक शैली मुख्य रूप से महाभारत की कथाओं पर आधारित होती हैं, जहां कथावाचक संगीत व संवादों के माध्यम से महाभारत की कथाएं प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? इन विच फॉलोइंग बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस? आपका पहला ऑप्शन है पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरा है प्लासी की लड़ाई, तीसरा है चिन्हट की लड़ाई और चौथा है बक्सर की लड़ाई। तो ये आपका सही है चिन्हट की लड़ाई। ठीक है, अहमदुल्ला शाह उर्फ शाह मस्त खान ने 1857 की बगावत के सेनानी थे। 1857 में लखनऊ के पास चिन्हट की लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिश कमांडर हेनरी लॉरेंस की सेनाओं को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी से लगे तमिलनाडु राज्य में स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? द पुम्पुहार कोस्ट लाइन इन तमिलनाडु ऑन द बे ऑफ बंगाल इज फेमस फॉर विच फेस्टिवल? पहला है आपका ऑप्शन पुष्कर मेला, दूसरा है ऑप्शन चित्रा पूर्णिमा, तीसरा है गंगा सागर मेला और चौथा है चरक पूजा। तो ये है आपका चित्रा पूर्णिमा। ठीक है, पुम्पुहार जिसे कावेरी पुम्पपट्टिनम भी कहते हैं तमिलनाडु की तटीय क्षेत्र में है। ठीक है, यह स्थल चित्रा पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है डैश पश्चिमी घाट से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियों में से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट? पहला है आपका गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा है महानदी और चौथा है तुंगभद्रा। तो ये है आपका महानदी। ठीक है, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम घाट से निकलती हैं। ठीक है, या उनके परिवेश क्षेत्र से निकलती हैं, जबकि महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ऊंचाइयों में होती है और यह पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को उचित रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिफाइन हाई पावर्ड मनी? आपका पहला ऑप्शन है परिवार या व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले धन यानी मनी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स, दूसरा ऑप्शन है कुल सरकारी उपभोग की अधिकता एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट कंजम्पशन, तीसरा है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई वह मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारण किया जा सकता है, मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक विच कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और कमर्शियल बैंक, और चौथा है परिवारों या व्यक्तियों के एकत्र किया गया धन और बैंक में जमा किया गया, मनी कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हाई पावर्ड मनी वो होते हैं जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा होते हैं। ठीक है, इसे मौद्रिक आधार यानी मॉनेटरी बेस यानी रिजर्व मनी भी कहते हैं। इसमें प्रचलन में मौजूद मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा नगद आरक्षित शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? पहला है आर्टिकल 17, दूसरा है आर्टिकल 19, तीसरा है आर्टिकल 18 और चौथा है आर्टिकल 16।
तो ये है आपका आर्टिकल 17 इससे संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी प्रकार के व्यवहार को अपराध घोषित करता है। इसके उल्लंघन पर कानूनी दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में खुले हुए ऐप के बीच स्विच करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप इन विंडोज 10? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा है ऑल्ट प्लस टैब, तीसरा है कंट्रोल प्लस टैब और फोर्थ है ऑल्ट प्लस एन। तो किसी भी विंडोज या फिर जो एप्लीकेशन है उनके बीच स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट से यूजर अपने सिस्टम में खुले हुए विभिन्न ऐप और विंडोज के बीच जल्दी से जल्दी स्विच कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? पहला है आपका वाट, दूसरा है कूलम, तीसरा है न्यूटन और चौथा है ओम। तो ये है आपका ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है और इसे जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में डैश एक ऐसा वक्र है जो दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है और जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। इन इकोनॉमिक्स डैश इज अ कर्व विच ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपका पहला ऑप्शन है द्वैधिकार, दूसरा है दीर्घकाल, तीसरा है लोच और चौथा है समुत्पाद, ठीक है। तो ये है आपका समुत्पाद यानी आइसोक्वांट। आइसोक्वांट कर्व उत्पादन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। यह उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे समान उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज वॉज एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द रूलर सेल्यूकस निकेटर हु बिलोंग टू विच रीजन? पहला है यूनानी यानी ग्रीक, दूसरा है अरब, तीसरा है चीन और चौथा है फारसी यानी पर्सियन। तो ये था यूनान से, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें मौर्य साम्राज्य के समाज, प्रशासन और जीवन का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित होती है। इन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन डैश। पहला है नाम बॉक्स यानी नेम बॉक्स, दूसरा है फॉर्मूला बार, तीसरा है टाइटल बार और चौथा है स्टेटस बार। ये है आपका फार्मूला बार, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है। एक्सेल में फार्मूला बार उस सक्रिय सेल यानी जो एक्टिव सेल है उसकी सामग्री दिखती है और वहीं से सेल की सामग्री को संपादित यानी एडिट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा आमतौर पर छिपकली का एक गोलाकार डैश के फ्रेम पर लगाया जाता है। Kanjira is a South Indian frame drum. Its leather is fixed on a circular frame of dash. पहला है आपका ब्रॉन्ज, दूसरा है ड्राइड गॉड, तीसरा है वुड और चौथा है स्टील। तो ये आपका लगाया जाता है लकड़ी यानी वुड पर, ठीक है। कांजीरा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कर्नाटिक म्यूजिक में प्रयोग होने वाला ताल वाद्य है। इसे मुख्य रूप से लकड़ी के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो वह घटना जिसके दौरान पेरू के तट के साथ गर्म महासागरीय धारा प्रवाहित होती है, किस महासागर में होती है? अल नीनो द इवेंट ड्यूरिंग विच वार्म ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू अकर्स इन विच ओशियन? पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो ये होता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अल नीनो दक्षिण प्रशांत महासागर में घटित होने वाली जलवायु घटना है। यह वैश्विक जलवायु यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट पर गहरा प्रभाव डालती है और मानसून व वर्षा चक्र को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल एक फसल उत्सव डैश को समर्पित है। पोंगल अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू डैश। पहला है देवी सरस्वती, दूसरा है अग्नि देवता, तीसरा है देवी गंगा और चौथा है सूर्य देव। तो जो पोंगल है ये संबंधित है सूर्य देव से, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। यह सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्य की कृपा से अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? इन विच ईयर डिड इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान? पहला है आपका 1236 एडी, दूसरा है 1226 एडी, तीसरा है 1256 एडी और फोर्थ है 1246 एडी। ये बनी थी 1236 एडी में, ठीक है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उन्हें उल्लुक बेग भी कहा जाता है। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और 1240 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्यों का पहला सूचकांक डैश से शुरू हुआ? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसे सही कर लें। डैश से शुरू हुआ और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुआ, ठीक है। इसके लिए आपका ऑप्शन है 21 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1942 और फोर्थ ऑप्शन है 11 जनवरी 1942, ठीक है। तो भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक था उसका आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 के समय हुआ था ताकि महंगाई पर नियंत्रण के उपाय किए जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर किया गया था? अहिल्या फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पहला है गंगा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है नर्मदा और चौथा है कोसी। तो ये किया गया था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। अहिल्या किला महेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको नर्मदा नदी के तट पर अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। यह आज भी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी इज करेक्ट? पहला है इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। दूसरा है केवल सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ओनली पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में नहीं रहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डू नॉट को एग्जिस्ट। तीसरा है केवल निजी क्षेत्र होता है, ओनली प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? पहला है आपका आर्टिकल 23 से 24, दूसरा है 19 से 22, तीसरा है 25 से 28 और चौथा है 14 से 18। तो ये है आपका आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है गुड़गांव, तीसरा है चेन्नई और चौथा है पुणे। तो ये है आपका बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग और स्टार्टअप की सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? पहला है सुबानसिरी, दूसरा है सोन, तीसरा है बीज और चौथा है जोंक। ये है आपका ब्यास यानी बीज नदी, ठीक है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिलती है और आगे चलकर सिंधु प्रणाली में सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट इज लोकेटेड फारदेस्ट साउथ? पहला है आपका ऑप्शन चेन्नई, दूसरा है तुतीकोरिन, तीसरा है मैंगलोर और चौथा है पारादीप। तो ये है आपका तुतीकोरिन, ठीक है। तुतीकोरिन बंदरगाह जिसका अब नाम है वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत के प्रमुख गहरे समुद्र बंदरगाहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है भूविक्षेपी प्रवाह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दाब प्रवणता बल संतुलित होता है डैश द्वारा। जियोस्ट्रॉफिक फ्लो अकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डैश। पहला है भूस्थैतिक बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है द्रव्यस्थैतिक बल और चौथा है कोरियोलिस बल, ठीक है।
ये तब उत्पन्न होता है जब कोरियोलिस बल एक्ट करता है, ठीक है। भूविक्षेपी प्रवाह वायुमंडलीय विज्ञान में वह स्थिति है जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं जिससे वायु समानांतर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है, यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। इट इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर एससीज। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। इट पार्टिसिपेट एंड एडवाइसेज इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज। पहला ऑप्शन है आपका न तो एक और नहीं दो, दूसरा है ओनली फर्स्ट और तीसरा है बोथ 1 and 2, फोर्थ है ओनली 2। ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्य का एक लोकप्रिय नाम था जो गजल से जुड़ा हुआ था और उनके पूर्ण व्यक्तित्व और कविता की कला के लिए प्रिय थे? विच एमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस नेम इन 14th century पर्शियन लिटरेचर एसोसिएटेड विद द गजल एंड बिलव्ड फॉर हिज एंटायर पर्सनालिटी एंड पोएटिक आर्ट? पहला आपका ऑप्शन हाफिज, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है रूमी और चौथा है मिर्जा गालिब। ये है आपके हाफिज, ठीक है। हाफिज, जिसे हाफिज भी कहा जाता है, या 14वीं शताब्दी के फारसी कवि थे जिनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उनकी कविता प्रेम, रहस्य और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में डैश के भारत आगमन और क्वीन मैरी द्वारा अपोलो बंदर पर उतरने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन 1911 टू कमोमोरेट द अराइवल इन इंडिया ऑफ डैश एंड लैंडिंग ऑफ क्वीन मैरी एट अपोलो बंदर। पहला ऑप्शन है आपका किंग जॉर्ज 3, दूसरा है किंग जॉर्ज 6, तीसरा है आपका किंग जॉर्ज 5th और चौथा है आपका किंग जॉर्ज 4th। ये बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली इज अ फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन डैश। पहला है आपका उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, दूसरा ऑप्शन है गुजरात के दक्षिणी भाग, तीसरा है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र और चौथा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का यह एक फोक डांस है, ठीक है। कोलकली केरल की लोक नृत्य पद्धति है जिसमें कलाकार हाथों में डंडे लेकर गोलाकार पथ पर नृत्य करते हैं और ताल वाद्य तथा कदमों की संगीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पीटकों में से अभिधम पीटक संबंधित है। ऑफ द थ्री पीटक्स द अभिधम पीटक्स पर्टेन्स टू। पहला ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ पर कहानियां, दूसरा है दार्शनिक मामले, तीसरा है संघ में शामिल होने वाले के लिए नियम और चौथा है बुद्ध की शिक्षा। तो जो अभिधम पीटक है वह संबंधित है किससे? दार्शनिक मामलों से, ठीक है। बौद्ध धर्म में तीन पीटक हुए, पहला हुआ आपका विनय पीटक, दूसरा हुआ सुत्त पीटक और तीसरा हुआ अभिधम पीटक, ठीक है। अभिधम पीटक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विवरण देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टडी द वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। पहला है हस्तलेख, दूसरा है मत्स्य विज्ञान, तीसरा है चांद्रिकी और चौथा है भूकंप विज्ञान। तो ये है आपका सेस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, ठीक है। भूकंप विज्ञान वह शाखा है जो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां, भूकंप तरंगे और उनके मापने वाले यंत्र यानी सेस्मोग्राफ का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था। द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज द फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द ईयर डैश। पहला है आपका 1965, दूसरा है 1968, तीसरा है 1960 और चौथा है 1970। तो ये स्टार्ट किया गया था वर्ष 1960 में, ठीक है। आईएडीपी यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को भारत में 1960 में शुरू किया गया था ताकि कृषि विकास को एक जिले के स्तर पर केंद्रित किया जाए और नई तकनीकों को जल्दी फैला सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस ऑब्लिक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस ऑब्लिक एलिमेंट? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है आपका क्लोरीन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है नियोन। तो ये है आपका नियोन, ठीक है। नियोन जो होता है ये एक आइडियल गैस और नोबल गैस कहलाता है, ठीक है, जिसकी रासायनिक गतिविधियां बहुत कम होती हैं। आदर्श गैस का व्यवहार यानी आइडियल गैस बिहेवियर को सरल माना जाता है और ऐसे गैसें जो सापेक्ष रूप से कम वॉल्यूम और कमजोर दिखाई देती हैं आदर्श गैस के करीब मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए 50 सीढ़ीदार कुओं में से सबसे बड़ा रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? एमंग द 50 स्टेप्ड वेल बिल्ट इन मीट वाटर नीड द लार्जेस्ट रानी जी बावड़ी और क्वींस स्टेपवेल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पहला है राजस्थान में बांसवाड़ा, दूसरा है राजस्थान में बूंदी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में जयपुर और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में जैसलमेर। ये बनाया गया है राजस्थान में बूंदी में, ठीक है। रानी की बावड़ी बूंदी राजस्थान में स्थित है। यह एक बहुस्तरीय सीढ़ीदार कुआं है जिसकी गहराई लगभग 46 मीटर है। इसे रानी नाथावती ने 1699 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल? पहला है आपका पायराइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है बॉक्साइट। तो ये है आपका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, ठीक है। चूना पत्थर एक आध्यात्मिक खनिज है क्योंकि यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना होता है और धातु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? When was the वाल्मीकि अंबेडकर योजना लॉन्च्ड? पहला है आपका दिसंबर 2002 में, दूसरा है दिसंबर 2001 में, तीसरा है दिसंबर 2000 में और चौथा है दिसंबर 2003 में। ये शुरू किया गया था दिसंबर 2001 में, ठीक है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भारत सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2001 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीब बस्तियों में रहने वालों को आवास सुविधा और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है आर्टिकल 72, दूसरा है आर्टिकल 82, तीसरा है आर्टिकल 79 और फोर्थ है आर्टिकल नंबर 76। ये किया जाता है इनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर लगभग किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट अप्रोक्सीमेटली विच टेम्परेचर? तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि लगभग 277 केल्विन पर, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यही कारण है कि ठंडे क्षेत्र में ऊपर से जम जाती हैं पर नीचे पानी तरल बना रहता है, ठीक है। 277 कैसे आया? जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस को ऐड करते हैं, 273 प्लस 4 ये बन गया आपका 277 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर क्या कहलाता है? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड। पहला है आपका ऑप्शन मांग लोच की कीमत, दूसरा है उत्पादन प्रकार, तीसरा है आपूर्ति की कीमत लोच और चौथा है संपूर्ण प्रतियोगिता। ये कहलाता है आपका मांग लोच की कीमत, ठीक है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी PED अर्थशास्त्र में यह मापता है कि कीमत बदलने पर मांग किस हद तक बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के दादा कौन थे? हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ एम्परर अशोक? पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा है बीटाशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है बिंदुसार। तो ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोक द ग्रेट के पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन टैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? द ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन ट्रैप इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? पहला है आपका चाय, दूसरा है कपास, तीसरा है गेहूं और चौथा है कॉफी। तो ये उपयुक्त माना जाता है कपास के लिए, ठीक है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उत्तम है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गैर बारहमासी यानी नॉन पेरेनियल नदी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरेनियल रिवर? पहला है आपका कृष्णा, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है इंदस। तो ये है आपका कृष्णा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और साल भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं, जबकि कृष्णा नदी वर्षा पर अधिक निर्भर है। ठीक है, इसलिए यह गैर बारहमासी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर स्वेज नहर के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है? द मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड थ्रू द स्वेज कैनाल टू विच ओशन? पहला है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है कृष्ण सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। ये जुड़ा है लाल सागर से। ठीक है, स्वेज नहर 1869 में खोली गई थी। यह भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है और यूरोपीय तथा एशिया के बीच समुद्री मार्ग छोटा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? इन विच ईयर वाज द लिटरेरी अवार्ड व्यास सम्मान फर्स्ट गिवन? पहला है आपका वर्ष 1988, दूसरा है 1991, तीसरा है 1999 और चौथा है 1990। तो ये दिया गया था वर्ष 1991 में। ठीक है, व्यास सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? पहला है आपका गजपति, दूसरा है सलू, तीसरा है संगम और चौथा है तुलु। तो जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। वे तुलु वंश से थे और तेलुगु साहित्य तथा कला के संरक्षक थे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू परफॉर्म द अंडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड? पहला है आपका Alt+Z, दूसरा है Alt+U, तीसरा है Ctrl+U और चौथा है Ctrl+Z। ये यूज किया जाता है Ctrl+Z का। ठीक है, एमएस वर्ड और अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में Ctrl+Z दबाने से पिछली कार्य यानी अंडू वापस लिया जा सकता है। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शॉर्टकट की में से एक है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आज के इस सेट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।